वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है आपका 034 2021 से 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में। हम टर्म 1 का सैंपल पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सैंपल पेपर पहले ही देख लिया होगा और उसको सोल्व भी कर लिया होगा, नहीं तो हम आज अच्छे से सोल्व भी करेंगे सैंपल पेपर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि हमारा एग्जाम इंग्लिश में होने वाला है या हिंदी में होने वाला है, तो इस बात को मैं बता देती हूँ, आपका एग्जाम इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। मतलब आप अपना सैंपल पेपर डाउनलोड करना, उसमें देखना कि आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है और साथ में हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मतलब आपका एग्जाम इंग्लिश में भी होगा और आपका एग्जाम हिंदी में भी होगा। तो आपको एक बार अपने स्कूल से कंफर्म कर लेना है कि आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में करना है पेपर या फिर हिंदी में करना है। तो आपको एक बार अपने स्कूल से जरूर कंफर्म करना है कि आपको इंग्लिश में करना है या फिर हिंदी में करना है। आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है टर्म 1 के लिए। वैसे मैंने सिलेबस के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके अच्छे से वहां से सिलेबस देख सकते हैं। नहीं तो मैं बता देती हूँ कि सिलेबस में आपकी 5 डेफिनेशंस आपकी हैं। सेकंड टॉपिक है आपका टाइम थ्योरी ऑफ रागास। आपके टोटल 5 टॉपिक हैं। एक है डेफिनेशन जिसमें 5 डेफिनेशंस आपकी। सेकंड टॉपिक है आपका टाइम थ्योरी ऑफ रागास। थर्ड टॉपिक है आपका संगीत रत्नाकर। टाइम थ्योरी ऑफ रागास का मतलब रागों का समय सिद्धांत, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका संगीत रत्नाकर। फोर्थ टॉपिक आपका ताल। 3 ताल है आपकी टर्म 1 में। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आपका राग। राग कितने आपके 2 राग है आपके टर्म 1 में। तो ये सारा सिलेबस आपका टर्म 1 का। टर्म 1 का पेपर आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 15 मार्क्स आपका टर्म 1 का पेपर होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का पूछा जाएगा आपसे। आपके पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सब कुछ आप अपने सैंपल पेपर में भी देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ मेंशन किया गया है। सेक्शन ए में आपके क्या है, टोटल 12 क्वेश्चन है। एक तो आपको पता होगा कि पूरा पेपर आपका कैसा होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, मतलब एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। होप करते हो इतना अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ लेना। 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, अगले में भी 12 में से 10 और तीसरे में आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 25 क्वेश्चन टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स है? 0.60 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 15 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन है, जिसमें टाइम कितना आपको 1 और आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। ये हम आपके पूरे थ्योरी के पेपर की बात कर रहे हैं। तो इतना समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपको 10 क्वेश्चन 2 सेक्शन में से करने हैं और थर्ड सेक्शन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब इन दोनों सेक्शन में तो आपके सिंपल क्वेश्चन होंगे। कैसे? एक क्वेश्चन दिया है, नीचे 4 ऑप्शन है, तो उनमें से एक सही है, उसे आपको बता देना है। लेकिन सेक्शन सी जो है उसमें, सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन किस तरह के दिए जाएंगे? आपको 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन में आपका क्या होगा? 2 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है या फिर 1 सही है 2 सही नहीं है, 2 सही है 1 सही है या फिर दोनों ही गलत है। इस तरह से आपको बताना है। कितने इन 4 क्वेश्चंस में आपको यही चीज आपको बतानी है। अभी हम सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम भी हो चुके हैं टर्म 1 के, तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा। अब सेक्शन सी में आपके और 2 क्वेश्चन है, वो किस तरह के? आपके मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है कि किस तरह से हम टर्म 1 की तैयारी करें, किस तरह से हमें इस सारे सिलेबस को कवर करना है, वैसे हमने ये पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे कवर किया हुआ है, तो आप इस पूरे सिलेबस को आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन, टाइम थ्योरी ऑफ रागास, संगीत रत्नाकर, ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू है तो आपको सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से बन जाता है, किसी भी लाइन में से बन सकता है। तो आपको इनकी डेफिनेशन, सारा ग्रंथ, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। उनमें से किसी भी लाइन में से कुछ भी पूछा आपसे जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इस सारे सिलेबस को मेरे चैनल से कर सकते हैं। मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, वहां से आप इस सारे टॉपिक को, टर्म 1 वाले टॉपिक्स को कर सकते हैं। और हमने अपने सैंपल पेपर को डिस्कस कर लिया, किस तरह का आपका सैंपल पेपर पूछा जाएगा। टोटल याद रखना 15 मार्क्स का आपका पेपर है और टाइम सिर्फ आपको 1 और आपको दिया जाएगा। आपको उसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं होप करती हूँ कि इतना आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम अपना सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। अब हम अपना सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, राग बागेश्वरी में कौन से कोमल स्वर लगते हैं? ग और नी। तो ग नी कोमल होते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर हो गए ग और नी। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। आपके स्कूल के पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस यहाँ आ गए तो आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे।
इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया और आपके बोर्ड के पेपर में भी आपको मिल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, झप ताल की विभाग व्यवस्था। तो देखते हैं झप ताल की विभाग व्यवस्था क्या होती है, 2 3 2 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया, 2 3 2 3 झप ताल की विभाग व्यवस्था। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राग भैरव का वादी संवादी। ये तो अच्छे से याद होना चाहिए कि राग भैरव का वादी संवादी क्या होता है, ध वादी रे संवादी। तो ऑप्शन नंबर ए, ध वादी रे संवादी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, खाली इन धमार ताल फाल्स ऑन विच मात्रा। मतलब धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, ध्यान से सोचो, धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। धमार ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है, 8वीं मात्रा पर धमार ताल में खाली होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव की जाति। क्या जाति होती है राग भैरव की, संपूर्ण संपूर्ण। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण संपूर्ण। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, संगीत ग्रंथों में बताए गए गमक के प्रकारों की संख्या। तो ये हमें बताना है कि गमक के कितने प्रकार होते हैं। तो गमक के 15 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, 15 प्रकार होते हैं गमक के। तो सिंपल क्वेश्चन से अभी तक 6 क्वेश्चन डिस्कस किए और 6 के 6 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। तो कौन सी ताल है, आपके सिलेबस में 3 ताल हैं इस बार। तो कौन सी ताल होती है जिसमें पहली मात्रा पे खाली आ जाती है, वो होती है हमारी रूपक ताल। तो रूपक ताल क्या होती है, जिसमें पहली मात्रा पर ही खाली होती है। तो रूपक ताल हो गई आपकी जिसमें पहली मात्रा पर खाली होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अगर आपका क्वेश्चन कहीं पे आता है तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, राग भैरव का गायन समय। आपसे पूछा गया कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, प्रातःकाल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि रागों के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, मतलब जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आप वो भी पढ़ के जाते हैं तो आपके राग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि रागों के परिचय से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और राग पहचान से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। राग भैरव का गायन समय मतलब प्रातःकाल। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए मॉर्निंग। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, राग के स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना क्या कहलाता है। मतलब रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना क्या कहलाता है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, आलाप की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब हमें डेफिनेशंस भी अच्छे से पढ़नी है। सैम्पल पेपर सोल्व करने का यही फायदा होता है, हमें पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अब देखो, रागों के विलंबित लय को विस्तार करने को क्या कहते हैं, आलाप कहते हैं। तो 9th का आंसर हो गया सी, मतलब स। अब आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, झप ताल में ताली की संख्या। कितनी ताली होती है झप ताल में, आपको ये अच्छे से पता होगा। झप ताल में 3 ताली होती हैं। और झप ताल की विभाग व्यवस्था क्या होती है, तो झप ताल की विभाग व्यवस्था होती है हमारी 2 3 2 3। तो पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली लगती है। तो हमसे पूछा कितनी ताली होती है, तो 3 ताली आपकी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राग बागेश्वरी का थाट। कौन सा थाट होता है राग बागेश्वरी का, काफी। तो राग बागेश्वरी का थाट है काफी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 7 मात्रा वाली ताल, इसका क्या आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7 मात्रा वाली ताल, इसका क्या आंसर है, झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल और तिलवाड़ा ताल। इनमें से बताना कौन सा आंसर है इसका। हमने सेक्शन ए अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो अब हम सेक्शन बी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपको राग को पहचानना है, सा नी ध नी स म ग रे सा, राग पहचानिए। तो अगर आपको राग पहचान नहीं करनी आती तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको ध्यान से देखना। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से राग पहचान समझाया हुआ है, किस तरह से आपको रागों की पहचान करनी है। तो अभी हम देखते हैं कौन सा राग है ये आपका। देखो किसके नीचे आप कौन सा स्वर आपका कोमल है, ग और नी। देखो ग कोमल है और नी कोमल है, इन दोनों के नीचे लाइन लगी हुई है। तो ग और नी दोनों कौन से राग में कोमल होते हैं, राग बागेश्वरी में। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो इतना सिंपल सा होता है राग पहचानना। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संगीत रत्नाकर का रचनाकाल। मतलब संगीत रत्नाकर का रचनाकाल हमें बताना है। तो वो क्या आएगा संगीत रत्नाकर का रचनाकाल, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की थी, पंडित शारंग देव जी ने। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 13वीं शताब्दी और पंडित शारंग देव जी ने। अब आगे देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है पूर्वांगवादी राग वह होता है जिसका। मतलब आपसे पूर्वांगवादी राग की डेफिनेशन पूछी है कि इनमें से कौन सी पूर्वांगवादी राग की डेफिनेशन होती है। तो अगर आपने रागों का समय सिद्धांत वाला टॉपिक किया है तो आपको पता होगा कौन सी होती है, जिनका वादी स्वर स रे ग म में से कोई एक स्वर होता है।
तो यही आंसर होगा जिसका वादी स्वर स रे ग म में से कोई एक होता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं? ये तो पता होना चाहिए, कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं? गमक के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और आपने देख भी लिया होगा सीपीएससी की वेबसाइट पे पूरा सैम्पल पेपर, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिन भी बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। अब 17 क्वेश्चन है हमारा, धमार ताल में विभागों की संख्या। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? धमार ताल में हमारे 4 विभाग होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, तालों से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ रहा है, कहाँ पे ताली है, कहाँ पे खाली है, कितने विभाग हैं, बस इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ताल से नहीं पूछा जा रहा है, हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसका शाब्दिक अर्थ आभूषण है? तो किसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है? आभूषण से तो साफ पता चल रहा है कि अलंकार ही इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में तो साफ साफ पता है कि हमें संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय होते हैं? 7 अध्याय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, 7 अध्याय संगीत रत्नाकर में होते हैं। तो हमसे बहुत ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए सैम्पल पेपर में, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आराम से हमारा पेपर हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है अपने सारे टॉपिक्स को, ताकि आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सको। और म्यूजिक में तो फुल 15 में से 15 आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जब ताल की दुगुन को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है? धी धी ना ती, ये दिया हुआ है, आगे इसको पूरा करना है। तो पूरा करके आप बताओगे इस 20th क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। इतना आना चाहिए अभी तक। जब ताल की दुगुन ही तो लिखनी है, बहुत सिंपल है, तो लिखना जब ताल की दुगुन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है चौगुन की एक मात्रा में आने वाले बोलों की संख्या। मतलब चौगुन में एक मात्रा में कितने बोल आते हैं? सिंपल से देखो, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, 4 बोल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीजनल राग, मतलब इनमें से कौन सा ऋतुकालीन राग नहीं है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, मेघ भी है, बसंत भी है और बहार भी है। तो बच्चा कौन सा? राग भैरव, ये ऋतुकालीन राग नहीं है। तो हमसे यही पूछा कि कौन सा ऋतुकालीन राग नहीं है। देखो, नहीं पे हमें ध्यान देना, ये मत सोचो कि कौन सा ऋतुकालीन है और फटाफट मेघ को या बसंत को टिक कर दिया। राग भैरव आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राग भैरव की पकड़ है। तो वैसे तो आपको पकड़ याद होनी चाहिए, इनमें से कौन सी है राग भैरव की पकड़? राग भैरव की पकड़ है हमारा ग म ध ध प ग म रे सा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ग म ध ध प ग म रे सा। ये हमारी राग भैरव की पकड़ है। नहीं तो अगर आपको याद नहीं है, फिर भी देखो राग भैरव में कौन से राग कोमल, कौन से स्वर कोमल होते हैं? रे और ध, रे और ध कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें कोई भी कोमल नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी, उसमें रे कोमल दिया हुआ है और ग कोमल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, रे कोमल है, ध कोमल है। और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? जिसमें सिर्फ ध कोमल है। तो इससे ही पता चल रहा है कि हमारा रे और ध कोमल किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संगीत रत्नाकर में वर्णित रागों की संख्या। तो संगीत रत्नाकर में कितने राग बताए गए हैं? 264। ऑप्शन नंबर सी 264। तो संगीत रत्नाकर में हमें कितने राग बताए गए हैं? 264। अब देखो, हमारे पास 2 सेक्शन हमने अच्छे से डिस्कस करे। अब सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी में हमारे किस तरह क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसमें से बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है धमार ताल के प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो ऊपर दिया हुआ है 14 मात्रा होती हैं टोटल, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा होती हैं? 4 मात्रा होती हैं। तो अब देखो कौन सा सही है। हमें ये तो पता है कि धमार ताल में 14 मात्रा होती है, तो मतलब कथन अ, ये वाला तो सही है। और धमार ताल के प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा होती है, ये गलत है। तो हमारे पास पता चल गया हमें अ सही है और ब गलत है। तो मतलब हमें यहाँ लिखा है कथन अ सही है किंतु कथन ब गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऊपर से देख सकते हो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। अब क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसमें भी इसी तरह से करना है। कथन अ आपको दिया है राग भैरव में कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग होता है। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, रे ध कोमल होते हैं। राग भैरव और कथन बी है हमारा राग भैरव एक संधि प्रकाश राग है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अभी हमें ऑप्शन में देखना है जहाँ पे दोनों सही लिखा हो। तो मतलब कथन अ भी सही होना चाहिए और कथन ब भी सही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, कथन अ भी सही है जिसमें, और कथन ब भी सही है।
अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां है संगीत रत्नाकर के रचनाकार शारंग देव जी हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आगे देखते हैं संगीत रत्नाकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आ गया कथन अ और ब दोनों सही हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो कहाँ पे लिखा है कथन अ और ब दोनों सही हैं। सही से टिक करना है इनके आंसर्स को, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ सही लिखा था और कहाँ गलत। कथन अ और कथन ब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और हिंदी में क्या लिखा है ब सही है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, नीचे दिए गए दो कथन दिए हुए हैं। कथन अ है जिसमें स्वरों का विशिष्ट क्रम अलंकार कहलाता है, ये हमें पता है, ये तो डेफिनेशन ही है अलंकार की। और अगला है अलंकार वर्ण पर आधारित होते हैं, तो दोनों बातें सही हैं, तो कथन अ भी सही है और कथन ब भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे हमें, कथन अ और ब दोनों सही हैं। अब 29 और 30 दोनों क्वेश्चन आपके कैसे हैं? मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है। कॉलम फर्स्ट में क्या है? झपताल, ध्रुत ख्याल, तान और अलंकार। और उसके बाद कॉलम सेकंड में क्या दिया है? छोटा ख्याल, कूट, पलटा और 10 मात्रा। तो हमें पता है कि झपताल में कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा होती है। तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तीनों सेक्शन से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दिया, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखो इसके क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 2 है। इसमें दिया है ए ऑप्शन शुद्ध रेध वाले राग, बी कोमल रेध वाले राग, कोमल गानी वाले राग और म मध्यम। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? रागों के समय सिद्धांत, मतलब अगर आपको वो टॉपिक आता है तो आप इसके ऑप्शन को एकदम से टिक कर सकते हो। तो अब देखना, शुद्ध रेध वाले राग कौन से राग होते हैं जिनमें शुद्ध रे और ध होता है? वो कौन से राग होते हैं? सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद हमने देखा कोमल रेधा वाले राग। कोमल रेधा वाले राग कौन से होते हैं? 4 से लेकर 7 बजे तक। कोमल गानी वाले राग कौन से होते हैं? कोमल गानी वाले होते हैं 10 से लेकर 4 बजे तक। और मध्यम तो हमें पता है अध्वदर्शक स्वर। तो इतना तो हमें पहले ही पता चल गया था। द का आंसर तो वैसे ही पता था कि म है अध्वदर्शक स्वर। तो द का हमें किससे कनेक्ट करना है? 1 से। तो द 1 से 2 ऑप्शन है, एक बी और एक सी। इन दोनों में द 1 से है, तो बाकी दोनों में से हम डिफरेंशिएट कर ही लेंगे कि शुद्ध रेध वाले राग कौन से होते हैं, कोमल रेध वाले राग कौन से होते हैं और कोमल गानी वाले राग कौन से होते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपना पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से कवर कर सकें। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।